हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी के कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो सीएसआई ने काफ़ी बार पुटअप किए हुए हैं और वो आगे भी पुटअप करता रहेगा। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में करवाने जा रही हूँ सबका एक ही कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉपुलेशन ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रोलिफरेटिंग सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सामने देखेंगे सब स्क्रीन पे व्हाट आर प्रोलिफरेटिंग सेल्स। प्रोलिफरेशन एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर। ठीक है, किसी के भी नंबर में या किसी के भी अमाउंट में बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होना, इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है प्रोलिफरेटिंग सेल्स फर्स्ट लाइन में, तो इसका मतलब सेल्स के जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही रैपिडली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। अ पॉपुलेशन ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स is stained with a DNA binding fluorescence dye so that the amount of fluorescence is directly proportional to the quantity of DNA। बहुत ही अच्छी बात बोली है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हैं आपके बहुत सारे सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जिनका नंबर रैपिडली क्या कर रहा है, इंक्रीज। इन सबको आपने इंक्यूबेट कर दिया किसके साथ, एक डाई के साथ। इस डाई की स्पेशलिटी क्या है, ये डाई फ्लोरोसेंस करता है। ठीक है, कलर एमिट करता है लाइट की फॉर्म में, फ्लोरोसेंस करता है कब, when it binds to DNA। जब ये DNA से बाइंड करेगा तब ये फ्लोरोसेंस शो करेगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसका मतलब भाई हमारे पास जितना ज्यादा अमाउंट में DNA होगा उतना ज्यादा ही डाई जाके बाइंड करेगा। इसका मतलब उतना ज्यादा ही क्या होगा, फ्लोरोसेंस। ये तो मुझे बहुत ही अच्छी बात पता चल गई, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में लिख दिया, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस। क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि ये जो डाई है वो किससे बाइंड करता है, डीएनए से, और जब वो डीएनए से बाइंड करता है तो वो फ्लोरोसेंस करता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात आराम से समझ में आ गई। ठीक है, दोबारा से देखते हैं मैंने क्या बोला। मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि जितना ज्यादा डीएनए का अमाउंट होगा उतना ज्यादा डाई आके इससे बाइंड करेगा और उतना ज्यादा ही क्या होगा, फ्लोरोसेंस। बस इतनी सी बात अगर मुझे याद है तो मैं सीएसआईआर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो मैंने रिलेशन निकाल लिया, डीएनए अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस, इस रिलेशन का मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखो, एक सेल जब डिवाइड करता है, मतलब ये है एक सेल जब दो सेल्स बनाता है, जब वो सेल डिवीजन करता है, तो एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल बना रहा है, दो सेल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो फेजेस में कंप्लीट होता है, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। नंबर फर्स्ट इंटरफेज एंड नंबर सेकंड इज एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है, गैप वन G1 फेज, सिंथेटिक और एस फेज, और G2 फेज। इनमें से जो एस फेज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, जस्ट डबल। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसी बात से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सामने देखेंगे, ये जो एस फेज है ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए डुप्लीकेशन करता है। मतलब डीएनए का अमाउंट अगर मेरे पास 2C है तो एस फेज में आते भाई वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। इस बात को जिस बच्चे ने याद रख लिया उसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो मुझे फेजेस के बारे में तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया। अब मैं देखने जा रही हूँ इन फेजेस का यूज क्या है। सामने देखेंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले एक सेल जाता है G1 फेज में, उसके बाद वो जाता है एस फेज में, फिर वो जाता है G2 फेज में, फिर वो जाता है एम फेज में। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन हो जाती है और एक सेल से बन जाते हैं दो सेल। तो सपोज स्टार्टिंग में मेरा जो डीएनए का अमाउंट था वो 2C था। ठीक है, सपोज ये मैं सपोज कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास अमाउंट है 2C। तो क्योंकि एस फेज में क्या हुआ है भाई, बताया ना अभी, रेप्लीकेशन, तो एस फेज में 2C से अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। G2 फेज में जब सेल एंट्री करता है तो रेप्लिकेशन 100% कंप्लीट करने के बाद एंट्री करता है, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट 4C होगा। M फेज में भी अमाउंट कितना होगा, 4C। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि भाई मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली बता दिया, G1 में अगर 2C अमाउंट है तो S में 2C से 4C कितना भी हो सकता है, G2 में स्पेसिफिकली 4C रहेगा और M में स्पेसिफिकली 4C रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि G1 फेज में जो आपका डीएनए है वो कैसा है, अनरेप्लिकेटेड।
ठीक है। और G2 और M फेज में जो आपका डीएनए है वो कैसा है, फुल्ली रेप्लिकेटेड। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया कि इनका अमाउंट G1 से डबल होगा और इसका अमाउंट इनिशियली जितना भी प्रेजेंट है उतना ही होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने ये एस फेज में रेंज क्या लिख दी 2C से 4C, मैंने क्यों नहीं बताया प्रॉपर कि यहाँ पे 2C होगा या 4C होगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझने जा रहे हैं, सामने देखेंगे सब अपने स्क्रीन पे। इस बात का मतलब क्या है कि अमाउंट 2C से 4C से वेरी करता है, ठीक है। ये देखो, ये है सपोज वो सारे प्रोलिफरेटिंग सेल्स जिनकी क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये रहे सारे प्रोलिफरेटिंग सेल्स। सपोज ये भी एस फेज में, 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 ये भी एस फेज में। इनके पास एक एक डीएनए तो है ही कंप्लीटली जो इनको जीवन ने दिया है। अब एस फेज में इनका रेप्लिकेशन होने जा रहा है, हो सकता है इसका रेप्लिकेशन इतना सा हुआ हो सकता है भाई इसने इतना रेप्लिकेशन कर लिया हो, इसने तो बस स्टार्टिंग की है और इसका रेप्लिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसका रेप्लिकेशन फुल्ली कंप्लीट हो गया। तो भाई इसका तो 100% रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब ये तो 2C से पूरा कंप्लीटली 4C पे पहुंच गया। ये हो सकता है 2C से थोड़ा ज्यादा है लेकिन 4C से क्या है, कम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे कि एस फेज में जरूरी नहीं है 4C हर बार हर एक जो भी सेल एस फेज में है वो कंप्लीट रेप्लिकेशन करके बैठा हो, नहीं। वो 10% रेप्लिकेशन भी कर सकता है, वो 20% भी कर सकता है, वो 50% भी कर सकता है, वो 100% भी कर सकता है। इसीलिए मैं रेंज बोलती हूँ कि जीवन में जितना है उससे तो ज्यादा होगा, लेकिन फुल्ली इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है कि डीएनए 100% रेप्लिकेट कर चुका है, तो इसकी रेंज क्या हो गई 2C से 4C। लेकिन G2 और M में कोई रेंज नहीं है, रीजन क्या है, हमारे पास तो फुल्ली रेप्लिकेटेड डीएनए है। ठीक है, दोबारा से देखती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ मैं स्क्रीन पे, हमारे पास फुल्ली रेप्लिकेटेड डीएनए है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट डीएनए किसके पास हुआ अमाउंट में, जीवन के पास। सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसके पास हुआ डीएनए का, G2 और M के पास। और इंटरमीडिएट अमाउंट किसके पास हुआ डीएनए का, एस फेज के पास। ठीक है, तो इस बात से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, ध्यान से देखेंगे, इस बात से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने बोला जीवन के पास सबसे लोएस्ट अमाउंट में डीएनए है क्योंकि उसका रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एस फेज के पास जो डीएनए का अमाउंट है वो इंटरमीडिएट है क्योंकि उसका रेप्लिकेशन का परसेंट वेरी कर सकता है। और G2 और M के पास सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी का डीएनए क्योंकि रेप्लिकेशन 100% कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, G1 S G2 और फिर M। आपके पास क्योंकि डीएनए का अमाउंट, जीवन के पास डीएनए का अमाउंट लोएस्ट है, तो इसका फ्लोरोसेंस भी क्या मिलना चाहिए, मिनिमम। सबसे मिनिमम फ्लोरोसेंस मिलना चाहिए क्योंकि जितना कम डीएनए उतनी कम डाई उतना कम फ्लोरोसेंस। क्योंकि आपका एस फेज का जो अमाउंट है, ठीक है, एस फेज का जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या है, इंटरमीडिएट। ध्यान से देखेंगे, एस फेज का जो डीएनए का अमाउंट है वो कैसा है, इंटरमीडिएट। तो आपका जो फ्लोरोसेंस है, आपका फ्लोरोसेंस भी कैसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट। मतलब G1 से ज्यादा और G2 और M से कम। क्योंकि G2 और M फेज में जो डीएनए की क्वांटिटी है, जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या है, हाईएस्ट। तो आपका फ्लोरोसेंस भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। बस अब मुझे कोई कंसेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने कंसेप्ट यहाँ तक ध्यान से सुन लिया सारे क्वेश्चन उसी के होंगे। ठीक है, देखने जा रहे हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल इज मेजर्ड बाय फ्लो साइटोमेट्री, the number of cells with a given DNA content is plotted and following statement were made। एक ग्राफ आपको दिया है, मैं इस ग्राफ को भी समझा देती हूँ। एक ग्राफ आपको दिया है जहां पे x एक्सिस पे लिखा है रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, यहाँ पे डीएनए की जगह रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस भी आ सकती है, बात एक ही है, जितना डीएनए होगा उतना फ्लोरोसेंस होगा। और वाई एक्सिस पे आपको दिए हैं नंबर ऑफ सेल्स, और कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दे दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ये वैल्यू 0 है, अगर मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ूंगी तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरोसेंस सबसे ज्यादा होगा, यस और नो। तो इस पीक का जो फ्लोरोसेंस है वो क्या है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे फ्लोरोसेंस होगा इंटरमीडिएट और इस पिक का फ्लोरोसेंस सबसे कम है। भाई एक्स एक्सिस पे है ना फ्लोरोसेंस वैल्यू, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर इस तरफ आगे बढ़ूंगी, इस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम, इस पीक के लिए मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम फ्लोरोसेंस, इसके लिए इंटरमीडिएट और इसके लिए फ्लोरोसेंस मिनिमम। तो मिनिमम फ्लोरोसेंस किसका होता है, G1 फेज का, इंटरमीडिएट एस फेज का और हाईएस्ट G2 या M फेज का।
बच्चे लेकिन बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं अरे पीक तो इसकी हाईएस्ट है, इसका फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा है, ये तो G2 और M फेज होगा। नहीं, इसके नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा है। मतलब जो मैंने रैंडमली बहुत सारे सेल्स लिए थे जो प्रोलिफरेट कर रहे थे, उसमें से आधे से ज्यादा सेल्स G1 फेज में थे। ये पीक इस चीज को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शंस, पीक ए कंटेन्स द सेल ऑफ G1 फेज। क्या पीक ए G1 फेज की है? देख लेते हैं। भाई फ्लोरोसेंस कम है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। पीक बी कंटेन्स द सेल ऑफ एस फेज। बी को बोल रहा है एस फेज, अरे हो ही नहीं सकता, आपका फ्लोरोसेंस तो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम में आपको बता चुकी हूँ किसका होता है, G2 और M का। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। पीक सी, ध्यान सी ऑप्शन देखते हैं। पीक ए कंटेन्स द सेल ऑफ G2 फेज, पीक ए G2, इम्पॉसिबल, पता ही है आपको कंसेप्ट। डी ऑप्शन, पीक बी कंटेन्स द सेल ऑफ G1, वाइस वर्सा स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। पीक ए को G2 बता दिया, पीक बी को G1 बता दिया, दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए। CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जो भी डाउट है आपका कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, कुछ लाइन स्पेसिफिक जो आपको नहीं समझ में आई है मैं उसको फर्दर डिस्क्राइब कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, सब इसका आंसर गलत मार्क करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सामने देखेंगे सब स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, आपने एक ड्रग आइडेंटिफाइड किया, जब आपने इस ड्रग को सेल पॉपुलेशन में ऐड किया। ध्यान से देखेंगे, ये रही आपकी सेलुलर पॉपुलेशन जो मैंने पहले भी बताई थी। आपने क्या किया, आपने इस न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग को इस पॉपुलेशन में ऐड कर दिया। तो आपका जो स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने आपको अभी सिखाया था वो इस टाइप के ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जब ड्रग एब्सेंट था तो मुझे यही वाला स्टैंडर्ड ग्राफ मिल रहा था, जो मुझे पता है ये वाला G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 या फिर M फेज है। ठीक है, लेकिन जब मैंने ड्रग ऐड कर दिया तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे बताना है, ध्यान से देखते हैं, मुझे बताना है कि इस प्रोफाइल को देख के ये ड्रग सेल साइकिल का कौन सा फेज इनहिबिट कर रहा है। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग when added to a culture of subconfluent HeLa cells, a researcher analyzes the fluorescence activating cell sorting profile of untreated versus treated cells. Untreated मतलब जिसमें ड्रग एब्सेंट है, treated मतलब जिसमें ड्रग प्रेजेंट है। Based on the facts profile shown below, this drug inhibits। ठीक है, देखते हैं, चलो ये देखो, ये है आपकी G1 की पीक। मैं इसको जरा कंपेयर करती हूँ, क्या मुझे यहाँ पे G1 की कोई पीक नजर आ रही है? कंपेयर करते हैं। ये है ड्रग प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ड्रग एब्सेंट वाले ग्राफ की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मुझे G1 की पीक नजर आ रही है, यस। यहाँ पे मुझे G1 में कोई सेल्स नजर आ रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ड्रग की प्रेजेंस में भी G1 के जितने सेल्स थे वो क्या कर गए हैं, वो अपना G1 फेज कंप्लीट करके आगे S फेज में पास आउट हो गए हैं। इसका मतलब G1 तो ब्लॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे भी आपका क्या चल रहा है, लॉकडाउन, आप जहां हो वहां के, ध्यान से देखेंगे, आप जहां प्रेजेंट हो आपका नंबर वहीं पे उतना ही रहेगा अगर आपका लॉकडाउन चल रहा है तो। लेकिन जो सेल इनहिबिट नहीं हुआ है, जिस एरिया में लॉकडाउन नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन आराम से इधर उधर माइग्रेट कर सकती है, यस और नो, तो उनका नंबर सेम रह ही नहीं सकता। लेकिन जहां पे इनहिबिशन होता है, क्या वहां पे सेल का नंबर कम हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे तो G1 देखो, ये देखो पूरा, ध्यान से देखेंगे, ये देखो यहाँ पे G1 होना चाहिए था, पूरा G1 क्या हो गया, गायब। ठीक है, इसका मतलब G1 के सेल्स तो आराम से नेक्स्ट फेज में चलेगा, G1 तो इनहिबिट हो ही नहीं सकता, तो G1 तो होगा नहीं। ए ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा S में इतने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे, ये रहे S के नंबर ऑफ सेल्स। क्या इतने नंबर ऑफ सेल्स S में प्रेजेंट है? नहीं, मतलब S फेज के सेल्स भी कहाँ चले गए, G2 फेज में, तो S फेज भी क्या नहीं हो सकता, ब्लॉक। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब देखते हैं लास्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। G2 और M में तो इतने सेल्स मिलने चाहिए थे भाई, इतने सेल्स हैं, कंपेयर कर लो। अरे इसमें तो सेल्स एक्यूमुलेट हो गए, G2 और M फेज के सेल्स क्या हो गए, एक्यूमुलेट, जितने मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा हैं। मतलब G2 के पास जितने सेल्स प्रेजेंट थे, G2 और M फेज में जितने सेल प्रेजेंट थे वो आगे तो नहीं गए, लेकिन S फेज से जितने सेल G2 फेज में आए हैं, G2 से जितने सेल्स M फेज में गए हैं, वो भी यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए, इसलिए इस ग्राफ की पीक क्या हो गई, ज्यादा। मतलब
कौन लॉकडाउन हो गया यहाँ पे, G2 और M फेज। मैं दोबारा समझा देती हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ दोनों ग्राफ को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। दोबारा देखते हैं। G1 में इतने नंबर ऑफ सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे G1 में इतने सेल्स नहीं है, मतलब आपका लॉकडाउन नहीं हुआ। S में इतने सेल्स थे, S में इतने सेल्स नहीं है, आपका भी लॉकडाउन नहीं हुआ। G2 और M में इतने सेल्स थे, सिर्फ इतने सेल्स थे, लेकिन इतने सेल्स तो है ही हैं, इससे ज्यादा भी सेल्स प्रेजेंट है, मतलब एस फेज से जो G2 फेज में गए होंगे, ठीक है, वो वाले सेल्स भी क्या हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए। आ गई बात समझ में? इसलिए किसका लॉकडाउन हो गया, G2 या फिर M फेज का। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी।